So now consider a car which is taking a turn along a curve road. So if you imagine, along that curve road, that car is performing a circular motion, correct? And whenever an object or any particle or any body perform a circular motion, someone has to provide the centripetal force. So in this case, who will provide the centripetal force? Let us understand. And moreover, what will be the safe speed of that car along that curve road? That we will find it out. Okay. So now consider there is a car. Let me draw a vertical section of the car. Okay. So here I draw a vertical section of the car. I will consider this car as a point mass, and this car, it is having mass m, and let's say velocity of the car is v. Let's say velocity of the car is v, and radius of this curve road is r from the center of the road. So can you tell me what will be the different forces which is acting on this car? So we can say that its weight will be acting in a downward direction. The weight of the car mg, it will be acting in the downward direction, correct? Let me write this. Mg, it is acting downward. And who will balance the weight? So definitely, according to Newton's laws, it will be the normal reaction n, which always perpendicular to the surface. It will balance the weight, correct? And as this car is moving along this curve road, someone has to provide the necessary centripetal force, because ये कार यहाँ पे सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रही है. अगर इस ट्रैक को कंप्लीट किया तो ये एक सर्कल जैसा मिलेगा हमको. तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है वो होता है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि अलोंग द सरफेस एक्ट करेगा. और ये जो F है, इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. इट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये कहाँ लगता है? तो बिटवीन दी टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड सरफेस ऑफ द रोड. 11th क्लास में आपने पढ़ा है इसको, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को. तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, करेक्ट. और ये जो F है ये प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ये है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, करेक्ट. अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि इसकी सेफ स्पीड कितनी होगी. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, अगर एक और बात, अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं किया तो क्या होगा? यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस है. ये कार स्ट्रेट ऐसे निकल जाएगी, ये रोड को छोड़ देगी, करेक्ट है, या सामने से आती हुई व्हीकल के साथ ये टकरा जाएगी. ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि भैया मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड इसकी कितनी है. व्हाट इज द सेफ स्पीड, करेक्ट. तो अब सेफ स्पीड प्रोवाइड करने के लिए नाउ लुक एट द डायग्राम. सो आई एम राइटिंग फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द फिगर और फ्रॉम डायग्राम कैन आई से ये जो mg है इसको बैलेंस किया है नॉर्मल रिएक्शन ने. लेट्स से इक्वेशन 1 बोलता हूँ इसको. और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसको हम बोलते हैं mv²/r, यही होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड, mv²/r. तो ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ये प्रोवाइड किया है किसने? तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ने. लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, वेट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, करेक्ट है. या फिर इसको मैं थोड़ा, हाँ चलो ठीक है रहने दो इसको. अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन 1 से. ठीक है, सो पहले मैं ये लिख लेता हूँ. देखो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आई कैन राइट F/n दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा यहाँ से mv²/r डिवाइडेड बाय mg. ये m से m कैंसिल होगा. देखो यहाँ पे mv² डिवाइडेड बाई r डिवाइडेड बाई क्या रहेगा? mg. ये डिवाइडेड बाई mg.
तो यहाँ m से m हो जाएगा कैंसल, और यहाँ पे है f डिवाइडेड बाई n, दिस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे कैलकुलेट करना है किसको, वेलोसिटी को। लेकिन एक खास बात, ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की एक खास बात होती है, ये लिमिटिंग फोर्स है। लिमिटिंग फोर्स का क्या मतलब है कि इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर फोर्स से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी ये जो फोर्स है इसका ड्रॉबैक ये है कि ये एक लिमिटिंग फोर्स है, इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है। ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, इसके पास एक मैक्सिमम वैल्यू है। और जब ये मैक्सिमम होता है तो हम इसको लिखते हैं म्यू एस इंटू एन, और इसको बोला जाता है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहाँ पे ये जो म्यू एस है, ये म्यू एस क्या चीज़ है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको बोला जाता है, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान दो, इसका मतलब ये हुआ कि जब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, ऐसा कब होगा कि जब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये होगा मैक्सिमम, कैन आई से उस केस में जब ये फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, तो शायद उस केस में ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगी, क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द सरफेस ऑफ रोड बढ़ेगा। देखो ना, आप बहुत स्पीड से जा रहे हो कर्व रोड पर, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपको कभी कभी ऐसे मुड़ते टाइम पर टायर का आवाज़ आता है। तो वो क्या है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाते हो कर्व रोड पर। और जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को आ जाता है, अब इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली उस केस में जो वेलोसिटी व्हीकल की होगी वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। करेक्ट। सो आई होप ये वाला पार्ट समझा है कि जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू पर जब ये होता है तो हम इसको म्यू एस इंटू एन लिख सकते हैं, जहाँ पे म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो अगर फोर्स कोएफिशिएंट, ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर ये मैक्सिमम है तो इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो ये वैल्यूज़ को मैं इन इक्वेशंस में रखता हूँ। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशंस क्या बनेगी फिर, ये फोर्स अगर ये मैक्सिमम है डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन n, तो उस केस में ये जो वेलोसिटी है ये भी मैक्सिमम होगी। सो आई कैन राइट वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। करेक्ट है। अब एफ मैक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ मैक्स कैन बी रिटन एज म्यू एस इंटू एन। सो म्यू एस इंटू एन डिवाइडेड बाई एन, दिस इज इक्वल्स टू वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। अब यहाँ से ये नॉर्मल रिएक्शन से ये कैंसिल हो गया, और वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू आर जी। यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। तो वी मैक्स स्क्वायर ये कितना आ गया, देखो वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना आ गया, म्यू एस इंटू आर इंटू जी। और देयर फोर वी हैव गॉट वी मैक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी। तो ये है, सॉरी ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, तो ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, ये है वो मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच ए कार कैन बी सेफली ड्रिवन अलोंग दिस कर्व रोड। इतनी वेलोसिटी से जाने पर ये कार सेफली यहाँ से गुजर जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इस वेलोसिटी से ज़्यादा अगर इस कार की वेलोसिटी हो जाती है तो फिर देयर इज़ अ चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। फिर ये भी हो सकता है कि ये कार जो है ये रोड को छोड़ देगी। ठीक है, ये है वो मैक्सिमम स्पीड म्यू एस इंटू आर इंटू जी। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वी मैक्स है, ये जो वेलोसिटी है, ये कम्प्लीटली टायर और सरफेस ऑफ द रोड के फ्रिक्शन पर डिपेंड हुई। करेक्ट। यानी अगर किसी गाड़ी के टायर फ्लैट है, या फिर जो रोड की सरफेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट है, या वहाँ पे ऑयल गिरा है या पानी गिरा है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड ही नहीं होगा। और अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड नहीं हुआ तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा ही नहीं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा ही नहीं। उस केस में तो यहाँ पे एक्सीडेंट के मैक्सिमम चांसेस बनते हैं, यानी वहाँ पे तो एक्सीडेंट हो जाएगा फिर, क्योंकि हमने बोला सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी है।
तो अगर टायर प्रॉपर नहीं है और सरफेस ऑफ द रोड फ्लैट है या ऑयल गिरा है या पानी गिरा है, तो उस केस में ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे राइज ही नहीं होगा, लगेगा ही नहीं, और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। इसका मतलब ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये हम बोलेंगे कि ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है, हम इस पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू है। ये इसकी पहले तो इसके पास एक लिमिटिंग वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, और दूसरी बात सरफेस ऑफ द रोड अगर प्रॉपर नहीं है या ऑयल गिर गया तो फिर हम कम्प्लीटली इन फोर्स, टायर अच्छे होने के बाद भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, यानी ये फोर्स, इसका एक ड्रॉबैक ये है, ये हम नोट डाउन कर लेंगे। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हम कम्प्लीटली एफ पर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि इसके पास एक लिमिटिंग वैल्यू है। ये लिमिटिंग फोर्स है क्योंकि इसके पास एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। और दूसरी बात है कि ये जो फोर्स है ये अनरिलायबल है, इस पे हम रिलाई नहीं कर सकते, ये अनरिलायबल फोर्स है। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये इसके ड्रॉबैक है। वी कैन नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन होगा? सो दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर।